वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान। करंट अफेयर की सीरीज में हम इंडेक्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे कि इंडेक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं और एक या दो क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी रैंक में आपकी वृद्धि हो जाती है। इससे एक क्वेश्चन से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो किसी भी टॉपिक को कमज़ोर ना छोड़ें, उसको बहुत अच्छे से कवर करें और उसको सही तरीके से उसको समझें और उस पर अपना ध्यान लगाएं। ठीक है, तो आज के इंडेक्स में देखते हैं, सूचकांक वाले क्वेश्चनों में देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल वाली क्लास में भी हमने क्वेश्चनों के बारे में बात की थी और जाके पूछे गए थे। 2022 के पीसीएस जीके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर एक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप 2025 की रिपोर्ट आई है। तो लैंगिक समानता को प्राप्त करना, यानी कि कौन कौन से देश लैंगिक समानता पर काम कर रहे हैं, यानी कि जेंडर पर काम कर रहे हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक समानता वाली सुविधाएं दे रहे हैं, समानता का अधिकार दे रहे हैं, इक्वलिटी का अधिकार दे रहे हैं। तो लैंगिक समानता को प्राप्त करने का इसका उद्देश्य है, पहले समझते हैं कि इस सूचकांक का क्या उद्देश्य है। उसके बारे में हम देखते हैं कि ये एक मेन पॉइंट होता है किसी भी टॉपिक का, उद्देश्य क्या है इसको जारी करने का। तो लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना है कि किन देशों की लैंगिक समानता को प्राप्त करने में और लैंगिक समानता उनको मिली है तो उसमें क्या प्रगति हुई है। तो वो एक आकलन करना है कि स्त्री और पुरुषों को क्या क्या समानताएं मिली हैं, क्या क्या अधिकार मिले हैं, क्या क्या उनके राइट्स मिले हैं, क्या उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। ठीक है, तो दोनों को उसमें आकलन किया जाता है। 11 जून 2025 को ये जारी किया गया, 19वां संस्करण था। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। वही हम एक स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं कि एक टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट, सारे टॉपिक हम देखते हैं। तो ये कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। WEF का मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2006 में ये पहली बार जारी किया गया था। 2006 में इसको पहली बार जारी किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि कब पहली बार जारी किया था। कुल देश इसमें इस बार जो लिए गए हैं 148 है। इसमें घट बढ़ सकते हैं, कभी ज़्यादा कम हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि हर बार 148 ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो स्कोर जो है वो 0 से 10 के बीच में रहता है। तो शीर्ष देश कौन से हैं जो लैंगिक समानता में नंबर 1 है? उन जैसे आइसलैंड 0.926 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक है। फिनलैंड, नॉर्वे, देखो फिनलैंड और नॉर्वे। यहाँ छोटी सी सोचने की बात यह है कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ, जो भी इंडेक्स हम देख रहे हैं उस इंडेक्स में जो शीर्ष रैंकिंग है यूरोपीय देशों की आ रही है। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इंडेक्स में, सूचकांकों में वो नंबर 1 आ रहे हैं। तो ये कॉमन चीज आ रही है यहाँ पर। देखो आइसलैंड कई उसमें नंबर 1 आ रहा है, फिनलैंड, नॉर्वे और तो 3 शीर्ष देश जो टॉप कंट्री हैं तो वो है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इनकी राजधानी भी याद करते हुए चलें। आइसलैंड की राजधानी है रिकजावेक। आइसलैंड की राजधानी है रिकजावेक। क्वेश्चन बनता है जीके का। फिनलैंड एक राजधानी से क्वेश्चन बन जाता है, उसको मिलान करने के लिए क्वेश्चन बना देता है कि देशों की राजधानी को मिलान करें। कूट से क्वेश्चन बना देता है, कोड बना देता है उसका, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ इन चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएंगी। ज्योग्राफी वाली क्लास में, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक जो क्लास होगी वहाँ पर आपको ये चीज़ें कराई जाएंगी, आपको पूरी चीज़ों की जानकारी की जाएगी। फिनलैंड की हेलसिंकी, फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है।
नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, ऐसे याद करते चलें। जब आप अपना इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही लिख लिख के उसको याद करेंगे। अंतिम स्थान पर है पाकिस्तान, अंतिम स्थान पर यहाँ पर पाकिस्तान की रैंक है। तो पाकिस्तान में लैंगिक समानता जो है वो कम है, यानी कि सबसे लास्ट रैंक की आ रही है। भारत की स्थिति भी ज़्यादा खराब है। भारत की रैंक जो है वो 131वीं है। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ थोड़ी देर को रुकने वाली बात है। यहाँ पर 1 मिनट आप सोचें बैठ के कि भारत की जो रैंक है लैंगिक समानता में, जो ग्लोबल जेंडर गैप आ रहा है, तो जेंडर गैप में वो 131वीं रैंक है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। 2024 में ये 29वें स्थान पर थी और 2025 में 31वें हो गए, लेकिन 2 स्थान और नीचे गिर गई, तो यानी कि और ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। तो भारत की रैंक में सुधार होने की बजाय क्या हो रही, स्थिति भयावह हो रही है, स्थिति खराब हो रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक कितनी है। तो इस टाइप के इतने क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व ध्यान दिवस पहली बार मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को यूनाइटेड नेशन ने विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर वो इसको घोषित किया है। तो इसका शीर्षक क्या है, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान, कि वैश्विक शांति बनी रहे, ग्लोबल पीस बनी रहे और सद्भाव के लिए, अच्छे भाव के लिए ये एक ध्यान करना। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहली बार करंट अफेयर में क्वेश्चन को आपको पकड़ना है कि अगर आपके 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पहली बार कुछ घटना हुई है, पहली बार कुछ हुआ है, कुछ नया हुआ है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता जरूर है। तो पहली बार कोई चीज हो रही है तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया, घोषित किया गया है, तो विश्व ध्यान दिवस डे से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। वो पुराना डेज हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, या कोई नया घोषित किया है तो वहां से क्वेश्चन बनाया। तो पुराना भी और नया भी दोनों हम याद करके चलेंगे, दोनों हम पकड़ के चलेंगे, दोनों के लिए अपना नोट्स तैयार करेंगे, तो वो उससे आपकी स्ट्रेटजी सही बनी रहेगी और टॉपिक पर आप कवर हो जाएगी, आप उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। मैंने करंट अफेयर के टॉपिक्स बताए आपको कि आपको टॉपिक पकड़ना है कि डेज से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आपको, ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, ये आउट है, ये होता ही होता है। तो यहाँ हम इसी लिहाज से हम एक टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन है, नई बदलाव वाले क्वेश्चन है, हर बार रैंक बदलती है, हर चीजें नहीं आती हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व ध्यान दिवस ध्यान रखेंगे तो ध्यान दिवस को ध्यान रखना आपको, ठीक है, ध्यान दिवस को ध्यान रखना है। तो जैसे विश्व इंटरनेशनल योगा डे भी है, इंटरनेशनल योगा डे, और ये विश्व ध्यान दिवस है, इंटरनेशनल नहीं है। आज एक चीज बताऊं आपको, इंटरनेशनल और वर्ल्ड में क्या फर्क होता है। इंटरनेशनल का मतलब और वर्ल्ड का मतलब, विश्व अगर उसके आगे विश्व लगा है तो इसका मतलब ये पूरे विश्व में मनाया जाएगा, तो ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश आ रहे हैं सब में मनाया जाएगा। अगर उसके आगे लगा हुआ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है कुछ राष्ट्रों में, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में, 10 राष्ट्रों में, 20 राष्ट्रों में, 50 राष्ट्रों में, 100 राष्ट्रों में अगर इंटरनेशनल वर्ड लगा हुआ है तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखेंगे तो उसको हमारे क्लैरिफिकेशन होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से उसको पकड़ पाएंगे। तो ये देखो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे, इंटरनेशनल योगा डे किस डेट को मनाया जाता है, आप इसको कमेंट में लिख के मुझे भेजेंगे, ठीक है। बताएंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी थीम क्या थी, इस बार मनाया गया है उसकी थीम क्या थी, इंटरनेशनल योगा डे, समझ में। अब आता है जलवायु जोखिम सूचकांक, जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जलवायु जोखिम सूचकांक, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ा ही एक चर्चा का विषय है जलवायु के बारे में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक,
तो जलवायु परिवर्तन होने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से, क्लाइमेट चेंज होने से काफ़ी आपदाएं आ रही हैं। कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है, बारिश अधिक हो जाती है, या अचानक तूफान आ जाता है, साइक्लोन बन जाते हैं, तो जिससे काफ़ी तूफान आती है और बहुत सारे भूकंप आ जाते हैं कहीं कहीं जगह पर। तो ये सब सूचकांक हम देखते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में हम देखते हैं। 12 फरवरी 2025 को पहले ये जारी किया गया, इस बार 12 Feb 2025 को। तो 25 की सीरीज अधिक हम चल रही है करंट अफेयर की, 1 ईयर का लेके इसको चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो देशों एवं क्षेत्रों पर चरम मौसमी घटनाओं का आकलन मूल्यांकन करता है। ठीक है, एक लाइन में इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है, वो इतना ध्यान रखेंगे ये क्या काम करता है। जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सूचकांक है, जो देशों और क्षेत्रों पर चरम मौसमी घटनाओं, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है उसको, उसके प्रभाव का मूल्यांकन करता है कि उसका क्या प्रभाव रहा है, किस देश पर मौसम का क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, क्लाइमेट किस प्रकार का वहाँ पर है, वहाँ पर क्लाइमेट रिस्क में है या नहीं है, तो उसको देखा जाता है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का एक मुद्दा है, एक इश्यूज है, जो कि उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघल कर कहाँ पहुँच जाएंगे, नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँच जाएंगे। समुद्र का जो स्तर है, जो सी लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। अगर सारे ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में चले जाएंगे तो क्या होगा, तो सी लेवल बढ़ जाएगा, जो स्थल है वो डूब जाएंगे, तो विनाश आ जाएगा, परले आ जाएगी, अर्थ पर विनाश की स्थिति है। तो इसलिए क्या है, हमें इसको बचाना है। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, हम इसको खुद से भी अपने पर्यावरण को, अपने अर्थ को बचाने का प्रयास करेंगे, सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो कल हमने देखा था सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हमने देखी थी 25 की। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आपको एक नैतिक जिम्मेदारी दी जाती है कि आप एक ऐसा विकास करें, ऐसा डेवलपमेंट करें, हमारी सरकारें और हम एक आम नागरिक भी, जिससे कि पर्यावरण बचा रहे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर पर्यावरण बचा रहेगा, एनवायरनमेंट बचा रहेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज़ मिलेंगी। अभी सारा चीज़ प्रदूषित करके चले जाएंगे, सब चीज़ ख़त्म करके चला जाएंगे, भूमि को बंजर बना के चले जाएंगे, पानी को प्रदूषित कर देंगे, हवाओं को प्रदूषित कर देंगे, तो क्या होगा, जहरीली गैसें हवा में घूमेंगी, तो क्या होगा, सारा सब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, एनिमल्स किंगडम खत्म हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो जाएगी, जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहली बार प्रकाशन किया गया था ये 2006 में, जारी करता है जर्मन वॉच द्वारा, ये जारी किया जाता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। हाँ, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिस्क इंडेक्स 2022 में शीर्ष देश, ये केवल 2022 का पूछा गया, बताया गया है। तो शीर्ष देश जो जलवायु जोखिम सूचकांक में जो ज़्यादा प्रभावित देश हैं, जिनमें ज़्यादा रिस्क है जलवायु का, क्लाइमेट रिस्क है, वो है पाकिस्तान नंबर 1 पे। यहाँ पर जलवायु क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा है, बेलीज और इटली। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बेलीज की बेलमोपान, जो कि नॉर्थ अमेरिका कंट्री में आती है, नॉर्थ अमेरिका। इटली की कैपिटल रोम, जो कि कहाँ आता है, यूरोप, उसमें आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, बेलीज आता है नॉर्थ अमेरिका, बेलमोपान इसकी कैपिटल है। ये थोड़ा नए से होते हैं, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, चर्चा का विषय रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। जो पेपर सेट करता है ना बैठ के, वो करंट अफेयर की भी अपनी सारी मैगजीन उठा के रखता है अपने पास में। वहाँ से सोचो कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा डालता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है और इस तरह की अपनी सोच डेवलप करनी है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन उठाना है, कहाँ से नोट्स तैयार करें। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में
1993 से 2022 के बीच एक जो सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची रही है, यानी कि ये 93 से 2022 के बीच में, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश रहा डोमिनिका, ठीक है, चाइना और होंडुरास। डोमिनिका और चाइना और होंडुरास। तो डोमिनिका कहाँ पर है? ये सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है। ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। और ये आता है आपका होंडुरास, ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर का जो क्षेत्र है, इनकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर तूफान साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में साइक्लोन बहुत जाते हैं, हरिकेन साइक्लोन यहाँ पर आता है, क्योंकि ये कैरिबियन सागर के पास के देश हैं, ये सारे कैरिबियन कंट्री हैं। ये जो कैरिबियन सी है हमारा, वहाँ आप देखेंगे कैरिबियन सागर के पास साइक्लोन बहुत आते हैं। हरिकेन नाम का साइक्लोन आता है। तो हरिकेन बहुत ही खतरनाक साइक्लोन है। तो हर वर्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्रभावित होती है। द्वीपीय कंट्री है, आइलैंड कंट्री हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में काफ़ी रिस्क देखा गया। भारत जो है 1993 से लेकर 2022 के बीच में भारत में जो मौसमी घटनाएं हुई हैं, जो वेदर कंडीशन हुई है यहाँ पर, तो उससे प्रभावित देशों की सूची में भारत भी 6ठे स्थान पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा कि भारत में भी जो मौसमी घटनाएं हैं वो काफ़ी प्रभावित करती हैं भारत को। जैसे मानसून आ गया, मानसून आने के कारण अगर मानसून ज़्यादा आ गया, हैवी हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, तो जगह जगह पर बाढ़ आ जाती है। अभी हाल ही में मानसून की स्थिति चल रही है, मानसून का समय चल रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि अरब सागर से उठता है, और भारत में इस तरह की बाढ़ वगैरह आती रहती हैं। तो नदियाँ अपना उफान पर आ जाती हैं और फ्लड बहुत हैवी हो जाता है, जिससे जान माल की हानि होती है और लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो बाढ़ भी एक बहुत बड़ा एक आपदा का तूफान आ जाते हैं। साइक्लोन, बंगाल की खाड़ी से बहुत ज़्यादा तूफान चक्रवात उठते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि भारत जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो यहाँ से ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है अर्थ का, वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। मैंने जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर में आपको बताया कि वहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल जोन है, टॉरिड जोन है, तो वो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच में आता है। कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही लगभग। तो नीचे वाला जो भाग है भारत का, वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत बनते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं वो हम इंडियन मानसून जब पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है इंडियन मानसून से। तो वो आपको पूरा चैप्टर एक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, आज इतना ही इस क्लास में। थैंक यू वेरी मच।